स्वागत है आपका आज के इस वाले सेशन में, जिसमें हम लोग भारतीय अर्थव्यवस्था के स्वरूप को कवर अप कर रहे हैं। घटना चक्र की जो इकोनॉमी की बुक है उसको यहाँ पर आधार बनाया गया है और उसके ये समरी नोट्स हैं, जहाँ पर हर एक चीज को बहुत ही सिस्टमेटिक तरीके से रखा गया है। कल हमने जो देखा था वो अंग्रेजों से पहले भारतीय अर्थव्यवस्था कैसी थी, यानी कि अंग्रेज जब आए थे उससे पहले इंडिया किस तरीके का था, हमारी अर्थव्यवस्था कैसी थी, उस सबको देखा था। अर्थव्यवस्था के जनक के संदर्भ में हम पढ़ चुके थे। इसके अलावा अंग्रेजों के भारत आने के उपरांत भारतीय अर्थव्यवस्था में क्या हुआ, क्या चेंजेस आए, और किसी देश की जो अर्थव्यवस्था का विकास होता है वो उसके लिए क्या कुछ आवश्यक है, ये सब कुछ हम लोग कल कवर अप कर चुके हैं। आज हम बात करेंगे भारतीय अर्थव्यवस्था नियोजन काल में। नियोजन काल का मतलब क्या है? यहाँ पर नियोजन का मतलब क्या होता है? प्लानिंग। ठीक है। सो प्लानिंग कमीशन के बारे में ऑब्वियसली बात है कि आपने सुना ही होगा। प्लानिंग कमीशन, या फिर हम कहें तो योजना काल, सीधे सीधे से कहें तो प्लानिंग पीरियड जो है ये 1951 में स्टार्ट हुआ। पर्पस एक था, क्योंकि आज़ादी बस अभी मिली ही थी और अंग्रेज हमारे पास कुछ भी छोड़ के नहीं गए थे। सो जो हमारे पास रिसोर्सेज थे उन रिसोर्सेज का बहुत अच्छे से यूज़ करना था, ताकि बहुत तेज़ी से हम ग्रो कर पाएं और देश के हालात सुधर पाएं। यहाँ पर कुछ एक पॉइंट्स मैं आपको बताने वाला हूँ जो कि बेहद इंपॉर्टेंट है, बाकी तो हम यहाँ से देखेंगे ही। एम विश्वेश्वरैया, इनका नाम आपको जरूर याद होगा। 1934 में इनकी एक बुक आई थी जिसका नाम था प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया। ठीक है। ये जो प्लानिंग कमीशन या फिर जो नियोजन काल है, इसकी जो आधारभूत संरचना थी वो इनकी बुक प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया इससे ही पड़ी थी। लेकिन ये स्टार्ट कब हुई है? 1951 में, यानी कि 1951 में जो योजना काल था वो स्टार्ट हुआ है। ठीक है। अब यहाँ पर एक तो उद्देश्य तो आप समझ ही गए कि भाई देश में जो बेरोजगारी थी उस सबको दूर करना था और तेजी से विकास करना था। इसके लिए नियोजन काल को लाया गया, यानी कि प्लानिंग कमीशन को लाया गया। और टोटल जो है आपका 12 पंचवर्षीय योजनाएं आई, यानी कि हर 5 सालों के लिए एक रोड मैप तैयार किया गया। जैसे हम लोग रोज सुबह एक वीडियो लेके आते हैं जिसमें आपको बताते हैं कि आज हमारा ये टारगेट है, ये चीजें हम अचीव करेंगे, और वीडियो के माध्यम से आप लोग सारी चीजें कवर अप करते चलें। सिमिलरली इंडिया का फ्यूचर कैसा होगा, तो उसके लिए हर एक 5 साल का एक रोड मैप तैयार किया गया कि इस जगह जो है हमें आगे प्रोग्रेस करना है और रिसोर्सेज को इस तरीके से यूज करना है। बीच में कुछ टाइम ऐसा आया जब योजना जो पंचवर्षीय योजनाएं थी उसमें थोड़ा सा व्यवधान पड़ा। इनको बोला जाता है योजना अवकाश। ये कब से कब तक के बीच में रहा? एक तो 1966 से लेके 69, दूसरा 1978 से लेके 80, और तीसरा 1990 से लेके 92। आप में से जितने लोग भी सुन रहे हैं मुझे ये बताइएगा कमेंट सेक्शन में, ये जो योजना अवकाश रहा इसका रीजन क्या था, क्यों बीच में ये व्यवधान पड़ा? ठीक है, ये आपको बताना है। चलिए अब शुरू करते हैं यहाँ पर हमारी इस थ्योरी से, जिसमें हम लोग भारतीय अर्थव्यवस्था नियोजन काल में इसको देखने वाले हैं। आजादी अभी मिली ही थी और भारतीय अर्थव्यवस्था जो है वो ब्रिटेन की एक कॉलोनी का रूप ले चुकी थी आजादी के समय। कृषि उत्पादन में बेहद कमी थी, किसान गरीब थे, कृषि उत्पादकता दुनिया में सबसे कम थी। ऑब्वियसली बात है कि अंग्रेजों ने बुरी तरीके से हमें लूटा था, हमारे किसानों को लूटा था, पूरे इंडिया को लगभग वो बर्बाद कर चुके थे। संगठित उद्योग थोड़े थे लेकिन बड़े शहरों में केंद्रित थे, भारी और आधारभूत उद्योग तो थे ही नहीं। ठीक है, हैवी इंडस्ट्री थी ही नहीं। यद्यपि भारतीय अर्थव्यवस्था का एक पहलू उसके अल्प विकसित स्वरूप का बोध कराता है, यानी कि हमें ये पता चलता है कि भाई बहुत ही अविकसित है या फिर अल्प विकसित है, लेकिन नियोजन काल की अवधि में भारतीय अर्थव्यवस्था के स्वरूप में कुछ मूलभूत परिवर्तन हुए हैं, जिनके आधार पर भारतीय अर्थव्यवस्था को विकासोन्मुख, यानी कि अब जो है विकास की तरफ बढ़ना स्टार्ट किया है, वो कहा जा सकता है। आजादी मिलने के बाद भारत में आर्थिक नियोजन को विकास का आधार बनाया गया, यानी कि प्लानिंग के हिसाब से हर 5 साल की प्लानिंग के हिसाब से आगे बढ़ा गया। सभी योजनाओं का प्रमुख और मौलिक उद्देश्य क्या था? वो ये था कि देश में समन्वित और संतुलित विकास जो है उसको प्रमोट किया जाए, यानी कि
संतुलित विकास हो। ऐसा ना हो कि एक तबका विकास कर रहा है, दूसरा तबका विकास नहीं कर पा रहा है। नियोजन काल में कृषि, उद्योग, व्यापार, ये सभी क्षेत्रों में विकास के कार्यक्रम चलाए गए। भारत की गरीबी और बेरोजगारी की जो समस्या थी उसको सॉल्व करने का यहाँ पर प्रयास किया गया। नियोजन काल में भारतीय अर्थव्यवस्था का संस्थागत ढांचा पर्याप्त रूप से विकसित हुआ। बढ़ता सामाजिक विकास व्यय, बैंक एवं बीमा कंपनियों का राष्ट्रीयकरण, मतलब इनका जो है नेशनलाइजेशन किया गया। ग्रामीण विद्युतीकरण, गांव गांव तक जो है इलेक्ट्रिसिटी पहुंचाई गई, सड़कें पहुंचाई गई, रेल परिवहन सही किया गया, सड़क परिवहन सही किया गया। कृषि में जो है मशीनों का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल हो, उसको प्रमोट किया गया। हरित क्रांति आई, औद्योगिक विस्तार हुआ, शिक्षा बढ़ी, स्वास्थ्य बढ़ी। तो ये सारी चीजें जो है हमारे देश को धीरे धीरे विकास के पथ पर आगे लेकर गई। भारतीय नियोजन अवधि में अर्थव्यवस्था में प्रत्येक क्षेत्र में उत्पादन जो है वो बढ़ा था। नियोजन काल में कृषि उत्पादन बढ़ा और आधारभूत उद्योगों की स्थापना हुई। लोहा, इस्पात, भारी इंजीनियरिंग, रसायन, उर्वरक, ये सभी वो उद्योग थे जो कि नियोजन काल में तेजी से विकसित हुए। इससे फायदा ये हुआ कि जो अभी हम विदेशों से अपने देश में सामान लाते थे उस पर जो है थोड़ी सी कमी आई। अब ऑब्वियसली बात है, जब विदेशों से हम सामान लेंगे तो उसके लिए हमें पैसा देना पड़ेगा, तो जितना कम आयात होगा उतना ही कंट्री के लिए बेनिफिशियल है। मतलब हम सेल्फ सफिशिएंट बनने की दिशा में आगे बढ़ चले। भारतीय नियोजन के मौलिक उद्देश्यों में समाजवादी अर्थव्यवस्था की झलक देखने को मिलती है। अच्छा, एक चीज यहाँ पर आपको बताएं कि जो अभी हमने योजना काल के बारे में देखा था, योजना काल कब से कब तक चला। 1951 से ये स्टार्ट होता है और 2017 तक चलता है। 2017 के बाद आ गया आपका नीति आयोग, और नीति आयोग ने रिप्लेस कर दिया प्लानिंग कमीशन को। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। समाज में व्याप्त आर्थिक विषमता और शोषण को समाप्त करने के लिए नियोजन काल में बहुत सारे कदम उठाए गए, जैसे कि जमींदारी उन्मूलन, भूमि पर कृषि को अधिकार दिलाना, इसके अलावा बंधुआ प्रथा समाप्त करना, सार्वजनिक क्षेत्र के जो उपक्रम हैं उनका विस्तार करना, बैंकों का नेशनलाइजेशन करना, सहकारी आंदोलन का विकास करना, समन्वित विकास, ग्रामीण विकास कार्यक्रम को लागू करना और किसानों की ऋण मुक्ति। एक चीज यहाँ पर आपको समझना बेहद जरूरी है कि इंडिया एक कृषि प्रधान देश है, और यहाँ पर अगर किसान खुश नहीं है, किसान तरक्की नहीं कर रहा है, तो कुछ भी यहाँ पर आगे पॉसिबल नहीं हो पाएगा। क्योंकि एक तो भाई बहुत बड़ी जनसंख्या हमारी गांव में ही निवास करती है, शहरों के मुकाबले गांव में बहुत बड़ी जनसंख्या है, और जब तक वो डेवलप नहीं होगी तब तक फिर मतलब कंट्री कभी भी डेवलप नहीं हो सकती। सो इसी के लिए यहाँ पर ये सारी कोशिशें करी गई ताकि किसानों को थोड़ा सा राहत मिले और वो ज्यादा से ज्यादा कंट्रीब्यूट कर पाए देश की तरक्की में। ये सारे जो ऊपर अभी हमने देखा, इन सब के आधार पर ये बात कही जा सकती है कि भारत ये तो ठीक है अपनी विकसित अवस्था तक नहीं पहुंचा है, लेकिन हाँ विकास के पथ पर जो है वो आगे बढ़ चुका है। और इंडिया की जो अर्थव्यवस्था है वो कैसी है, विकासशील है। एग्जामिनेशन में आपसे ये पूछ लिया जाता है कि भारतीय अर्थव्यवस्था का स्वरूप क्या है, तो विकासशील अर्थव्यवस्था है हमारी। और आर्थिक विकास के समन्वित और योजनाबद्ध प्रयास जो है वो अभी भी जारी हैं। बस जो योजना आयोग थी उसको रिप्लेस करके नीति आयोग आ चुका है। आगे बात करें आर्थिक क्रिया की, तो वो सभी क्रियाएं जो अनिवार्य रूप से आय का सृजन करती हैं, यानी कि इनकम जनरेट करने वाली सारी फाइनेंशियल एक्टिविटीज वो इसके अंदर शामिल होती हैं, और उन्हीं को कहते हैं आर्थिक क्रियाएं या फिर फाइनेंशियल एक्टिविटीज। इसमें उपयोग, उत्पादन, विनिमय, निवेश, वस्तु कीमत निर्धारण और साधन कीमत निर्धारण, ये सारी चीजें इसके अंदर इंक्लूडेड है। अब कुछ ऐसी एक्टिविटीज हैं जिनका कोई मतलब नहीं है, जो फाइनेंस से रिलेटेड नहीं है, जैसे धर्म प्रचार हो गया, समाज सेवा हो गया, देशभक्ति की भावना, इस सबसे फाइनेंस का कोई मतलब नहीं है। सो इनको जो है अलग रखा गया है। सो आज के इस वाले सेशन को यहीं पर एंड कर दें। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे और आगे बात करेंगे हम आर्थिक विकास के निर्धारक तत्व की। जैसे जैसे आप लोगों का एंगेजमेंट बढ़ता जाएगा, वीडियो की लेंथ बढ़ती चली जाएगी। बाकी अगर आप लोग ये समरी पीडीएफ लेना चाहें घटना चक्र की, तो 6 की 6 समरी पीडीएफ आप ले सकते हो, और
इसके लिए आपको सिंपली ये जो नंबर दिख रहा है 9027281376, इस नंबर पर सिंपली एक व्हाट्सएप मैसेज करना है और आप ये समरी पीडीएफ ले सकते हैं। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे, बाय बाय। अच्छा, एक चीज और बता दें, समरी पीडीएफ लेने से फायदा ये होगा, बहुत सारी बार आप रिवाइज कर पाओगे। इंडियन हिस्ट्री तकरीबन 900 पेजेस की है, जिसको समराइज करके सिर्फ 200 पेजेस में कन्वर्ट किया गया है, विदाउट स्किपिंग एनी इंपॉर्टेंट फैक्ट। सब कुछ है, चैप्टर नोट्स हैं, जितने एमसीक्यू हैं उसके डिस्क्रिप्शन भी उसमें इंक्लूडेड है। चलिए यहाँ पर एंड करते हैं आज के सेशन को, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।